हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में पढ़ना है अपने क्लास 12th हिस्ट्री का अगला चैप्टर विच इज़ द महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सो अभी तक के चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री के 4 चैप्टर करने के बाद हम आए थे टू द मिडाइवल, एंड मिडाइवल के बाद हमने स्टार्ट किया था हमने स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री। एंड मॉडर्न में सबसे पहले हमने डील किया था अबाउट द colonialism and its effect in the countryside. And then second chapter था अपना about the revolt of 1857, the rebels and Raj. एंड इसके बाद जो अगला कोई बड़ा इवेंट होता है इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में, वो था अबाउट महात्मा गांधी एंड इनके द्वारा जो एक तरह से बढ़ाया गया था नेशनलिस्ट मूवमेंट वो। और नेशनलिस्ट मूवमेंट तो बहुत से फ्रीडम फाइटर्स साथ में कर रहे थे, एक तरफ से रिवोल्यूशनरी लाइन भी चल रही थी, बट एक तरह से सबसे कह सकते हैं हम लोग की जो इम्पैक्टफुल रोल था वो महात्मा गांधी के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के थे। ठीक है, सो उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब थोड़ा अगर इसको ध्यान से देखें तो महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से ये लौटते हैं 1 सेकेंड, पहले इसको रिटर्न से पहले जान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका जाने के बाद इन्होंने कुछ टाइम पे वहाँ पे एज अ लॉयर काम किया। उसके बाद वहाँ पे उनकी पहचान बढ़ी, उनकी पहुँच बढ़ी। ओके, और एक तरह से वेल स्टैब्लिश्ड होकर वहाँ पे सेटल हो गए। ठीक है, वहाँ सेटल होने के बाद वहाँ पे इन्होंने बहुत से तरह के सत्याग्रह करवाए, क्योंकि वहाँ पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही चलती थी। तो इंडियंस के लिए बहुत से सत्याग्रह, पीसफुल मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट एंड ऑल ऑर्गेनाइज किए। तो इससे इनकी पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी साउथ अफ्रीका में वाइडली पॉपुलर थे। ठीक है, अमंग द इंडियंस एज वेल एज अमंग अफ्रीकन्स। ठीक है, और इसीलिए ब्रिटिशर्स भी इनको जानते थे। देन ये लौट के आते हैं इंडिया इन 1915, एंड ये वो टाइम पीरियड है जब 1914 से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर 1, एंड ये वर्ल्ड वॉर चलती है टिल 1918। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही महात्मा गांधी वापस इंडिया आ रहे हैं। ठीक है, एंड वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश किंगडम भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड ब्रिटिश किंगडम का ही एक तरह से कॉलोनी थी अपनी कंट्री इंडिया। सो इंडिया की आर्मी से भी कुछ सोल्जर्स वगैरह भेजे गए थे टू फाइट द वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, ब्रिटिशर्स के साइड से। एंड इनमें एक तरह से इम्पॉर्टेंट रोल था गांधी का भी, क्योंकि इन्होंने वैसे वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऐसे कहा जाता है कि इन्होंने आर्मी को कह सकते हो कि संदेश दिया था कि आप जाके ब्रिटिन की तरफ से लड़ेंगे, सो ये हमसे खुश होकर हमें कंपनसेशन में ऑटोनॉमी देंगे। ठीक, क्योंकि ऐसी ये चीज़ साउथ अफ्रीका में पहले ही ट्राई कर चुके थे, एंड वो सक्सेसफुल भी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी चीज़ होती थी कि कुछ भी ऐसा करो जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट खुश हो, एंड खुश होने के रिटर्न में वो बहुत से ऑटोनॉमी एंड ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड किया करती थी, और इनकी डिमांड्स जिसके लिए सत्याग्रह वगैरह होते थे वो फुलफिल किया करती थी। सो वही इन्होंने वही रास्ता यहाँ पे भी अपनाया, बट यहाँ पे हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई, एंड उसके रिटर्न में इंडिया में लगता है द मार्शल लॉ। ठीक, मार्शल लॉ लग गया। उसके बाद थोड़ा आइडिया लगता है गांधी जी को भी कि यहाँ पे थोड़ा केस अलग है ना, यहाँ बाकी कंट्रीज़ की तरह नहीं है। इंडिया एक तरह से सबसे बड़ी कॉलोनी है ब्रिटिशर्स की, एंड बहुत ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से रिसोर्सेज जनरेट कर रही है, तो यहाँ का मूवमेंट अलग चलेगा।
सो ऐसे कुछ टाइमलाइन होती है। फिर उन्होंने कुछ 3-4 मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। एक था सबसे पहले तो देख सकते हो रॉलेट सत्याग्रह। देन आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट। देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं द क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड बीच में और भी कुछ मूवमेंट्स होते थे लाइक इंडिविजुअल सत्याग्रह। एंड एक आध जगह पर लोकल मूवमेंट्स में गांधी जी सपोर्ट अपना प्रोवाइड करते हैं, स्पिरिचुअल सपोर्ट, जैसे बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, तो इस तरह के फिर बहुत से मूवमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में देखना है। ओके, सो थोड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट का टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन इंडिया। सो 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है। 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। देन 1906 में स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, और वो इसी के कारण हो रहा था, बंगाल पार्टीशन के कारण ही। देन 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, सूरत स्प्लिट, जिसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये डिवाइड हो जाती है 2 ग्रुप्स में, 2 फ्रैक्शंस में। एक थे मॉडरेटर्स एंड एक थे एक्सट्रीमिस्ट्स। एंड एक्सट्रीमिस्ट्स के फेमस लीडर्स थे लाल बाल पाल। ठीक है, वन सेकेंड, हाँ ठीक है। देन अगला इवेंट आता है, अगला इवेंट आएगा, हाँ अगला इवेंट आएगा 1914। इसमें वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो रही। एंड देन 1915 महात्मा गांधी वापस से इंडिया आएंगे। ठीक है, सो अब 1915 में गांधी जी वापस से इंडिया रिटर्न करते हैं। ठीक है, एंड इंडिया रिटर्न करने के बाद इनको पहली एडवाइस ये मिलती है इनके पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले से कि इनको एक इंडिया का टूर करना चाहिए जिससे ये कंडीशंस समझ पाएँ। ठीक है, तो 1 साल वगैरह टूर वगैरह करते हैं। एंड इन 1916 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन सेरेमनी में गांधी जाते हैं और पहली बार पब्लिकली कह सकते हो कि ये विजिबल होते हैं, है ना, पब्लिकली प्रेजेंस इनकी देखने को मिलती है आफ्टर रिटर्निंग इंडिया। एंड इनको बुलाया भी इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत से अच्छे काम किए थे। ठीक, अब यहाँ पे यहीं से 1 सेकेंड, हाँ यही BHU के इवेंट से इनको एक यहाँ पे कह सकते हो चंपारण से किसान मिलता है। एंड उनके कहने पे जब वो चंपारणी कंडीशंस गांधी जी को समझाते हैं तो गांधी जी उनके कहने पे जाते हैं चंपारण। वैसे तो शुरू में गांधी जी वॉज रिलेक्टेंट, मतलब वो जाना नहीं चाहते थे, बट बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एफर्ट्स डालने के बाद जो किसान था, लाइक उनका नाम आई थिंक राजकुमार करके कुछ था, तो उनके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बाद गांधी जी तैयार होते हैं कि हम चलते हैं। ठीक है, तो 1917 में वो चंपारण जाते हैं एंड चंपारण में पहला सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं इन इंडिया, पहला सत्याग्रह इन इंडिया। ठीक है, एंड ये रीज़न क्या था सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करने के, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम्स क्या थी वो समझने के लिए देखो। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि एक तरह से टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं थी। एंड दूसरा जो पीजेंट्स थे उनको क्रॉप कल्टीवेशन का फ्रीडम नहीं था। ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम थी वहाँ पे। देन वो ऑर्गेनाइज करते हैं फर्स्ट सत्याग्रह एंड इसके रिजल्ट में क्या होता है, एक एग्रेरियन बिल पास होता है
एंड ये सत्याग्रह सक्सेसफुल होता है। देन ये मूव करते हैं इन 1918 में ये मूव करते हैं टू खेड़ा, ठीक है। वहाँ पे भी दूसरा सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। एंड यहाँ पे रीज़न क्या था कि कह सकते हो कि वहाँ के किसानों की जो पीजेंट्स थे उनकी जो क्रॉप्स थी वो हार्वेस्ट उनका ख़राब हो गया था। एंड उसके कारण इनको टैक्सेस वगैरह फिर भी बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे थे। तो उससे रिमिशन के लिए यहाँ पे उन्होंने डिमांड की गांधी जी कुछ करें। तो गांधी जी आके वहाँ पे सत्याग्रह करते हैं एंड इनको टैक्स रिमिशन मिल जाता है, ठीक। देन इसके बाद अगला सत्याग्रह होता है उसी साल गुजरात में ही, अहमदाबाद में, जहाँ पे मिल वर्कर्स पहले से ही स्ट्राइक में बैठे हुए थे और वो डिमांड कर रहे थे बेटर लिविंग कंडीशंस एंड इंक्रीज्ड वेजेस, ठीक है। एंड इसके रिजल्ट में वेजेस बढ़ती हैं बाय 35%, ठीक है। तो तीनों लोकल सत्याग्रह गांधी जी के जो स्टार्ट हुए थे, मतलब इंडिया के बिगिनिंग में जिनकी हुई थी, तीनों सत्याग्रह एक तरह से सक्सेसफुल हुए थे, ठीक। सो गांधी इंडिया आकर पहले तो करते हैं चंपारण सत्याग्रह, देन खेड़ा एंड देन अहमदाबाद। एंड ऑल थ्री वर द लोकल सत्याग्रह। एंड अब इनको डिमांड, मतलब एक तरह से नीड थी, एक रीज़न चाहिए था जिससे ऑर्गेनाइज कर सकें एक नेशनल लेवल सत्याग्रह। एंड उसके लिए कोई एक ऐसी प्रॉब्लम चाहिए थी जो पूरे नेशन को ट्रिगर करती हो, तभी पूरा नेशन ना साथ में खड़ा होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यहाँ चंपारण कोई प्रॉब्लम के लिए कानपुर का तो कोई आदमी खड़ा होगा नहीं इतनी जल्दी, ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स है। सो पूरे इंडियन नेशन को एक साथ किसी प्रॉब्लम के लिए खड़ा करने के लिए उनकी कॉमन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी थी, और उसके मौके की तलाश में थे गांधी जी। एंड इनको ये मौका मिलता है बाय द रॉलेट एक्ट। एंड इससे वो ऑर्गेनाइज करते हैं रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। एंड इसमें फिर बहुत चीज़ें होती हैं, हर पंजाब वगैरह में मूवमेंट बहुत ज़्यादा चलता है। एंड देन इसके बाद गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। एंड ये इवेंट जाके एंड होता है 13 अप्रैल को, जब जलियांवाला इंसिडेंट हो जाता है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कह सकते हैं, फिर मसाकर कह सकते हैं, ठीक। तो ये मूवमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देन अगला मूवमेंट स्टार्ट होता है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि सभी लोगों से डिमांड करते हैं कि अंग्रेज़ों से कोऑपरेट ही मत करो, इनके सरकारी दफ्तर बंद करो, इनके जो आर्मी में लोग हैं वो आर्मी कह सकते हो कि सर्विस प्रोवाइड ना करें, और लॉयर्स वगैरह कोर्ट ना जाएं। जज तो जनरली अंग्रेज़ों के ही होते थे, बट कुछ इंडियंस भी होते थे, तो उन्होंने भी अपनी जॉब वगैरह से रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। तो एक तरह से जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी उसका यहाँ पे बहिष्कार करना था। अब बहुत से लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह में मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, उसको छोड़ के आ गए थे गांधी जी के कॉल पे, ठीक है। ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा एक तरह से सही दिशा में जा ही रहा था। बट होता ये है, क्योंकि मूवमेंट अभी तक नॉन वायलेंट था, तो कोई रीज़न मिल नहीं रहा था अंग्रेज़ों को इनको जेल वगैरह में डालने का या फिर कुछ सप्रेस करने का। बट इन 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। तो अब अंग्रेज़ों को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक मौका मिल गया इस मूवमेंट को सप्रेस करने का। तो जैसे ये इंसिडेंट होता है गोरखपुर में, वैसे तो होता है वहाँ पे एक जगह चौरी चौरा, वैसे ही गांधी ये मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि इफ़ कॉल ऑफ नहीं करते मूवमेंट उसके बाद भी चलता तो अच्छी पिटाई होती सबकी। एंड इफ पिटाई होती तो ये अगले मूवमेंट के लिए तैयार नहीं होते। एंड अगला मूवमेंट हमने देखा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उसको भी तो एक तरह से उसको भी तो लोगों का सपोर्ट चाहिए था, ठीक है।
ना अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने मर्ज कर दिया था खिलाफत मूवमेंट से। खिलाफत मूवमेंट जनरली मुस्लिम्स का मूवमेंट था, इंडियन मुस्लिम्स का मूवमेंट था, जिनकी डिमांड थी कि जो ऑटोमन एम्पायर या फिर तुर्की में जो खलीफा बैठते हैं मुसलमानों के, उसको ब्रिटिश एम्पायर ने हटा दिया था, या फिर कमाल अटाटर्क करके एक बंदा, उसने डेमोक्रेसी वगैरह इस्टेब्लिश करने की ट्राई की थी, तो उसको हटा दिया गया था। एंड ये लोग डिमांड कर रहे थे उसका रिस्टोरेशन, उसके लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। एंड एक तरह से इसको भी महात्मा गांधी ने ही स्टार्ट करवाया था, ठीक है। दोनों मूवमेंट को फिर मर्ज करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बनाया गया था। एंड खिलाफत मूवमेंट के दो मेन लीडर थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, एक तरह से अली ब्रदर्स भी बुलाया जाता है इनको, ठीक। तो अभी मूवमेंट वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है इनिशियली, बट लास्ट में सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक। अब इम्पैक्ट ऐसा होता है इस मूवमेंट का कि बहुत जगह पर ब्रिटिश इकॉनमी और लॉज वगैरह वायलेट हो रहे थे, ब्रिटिश इकॉनमी टूट गई थी। आंध्र प्रदेश के जो फॉरेस्ट लॉज थे ट्राइबल रीजन्स के लिए, उनको वायलेट किया जा रहा था। अवध में फार्मर्स टैक्स पे नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक तरह से नॉन कॉपरेशन है, तो कॉपरेट नहीं करना है ब्रिटिशर्स से। एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अब पहली बार एक तरह से डर में दिखा आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। एंड देन कंक्लूजन में क्या हुआ, फिर हमने देखा चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। बट इससे एक अच्छी चीज़ ये होती है कि महात्मा गांधी को नेशनल रिकॉग्निशन मिल जाती है, यानी नेशनल हीरो के फॉर्म में उभर के आते हैं। तो अब इनके अगले कॉल्स पर, जो लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जनता एक बार में आ जाती थी आगे। हाँ, सो आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी इमर्ज करते हैं एज अ नेशनल हीरो, एंड इनको फिर लोग अलग अलग नाम से बुलाने लगते हैं, लाइक बाबा और महात्मा, क्योंकि उन लोग को लगता था कि कोई जादूगर टाइप के इंसान है, अपनी छड़ी घुमाएंगे एंड इंडिया को फ्रीडम मिल जाएगा, ठीक। नाउ अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो थोड़ा सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं गांधी जी को कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ क्या रिलेशन था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड गांधी। सो गांधी इन जनरल वो इंडस्ट्रीज़ को, मतलब जो मशीन वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया करते थे। एंड ही प्रमोटेड चरखा, ठीक, बिकॉज चरखा एक तरह से सिंबल था सेल्फ रिलायंस का। एंड इंडिया इनिशियली एक तरह से कह सकते हो कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन का हब था। सो यहाँ पे प्रोडक्शन होता भी था तो चरखा की तरह, चरखा से होता था। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास मशीन्स थी पहले से बहुत एडवांस लेवल की। एंड मशीन्स के कारण ही क्या हो रहा है, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो लेबर्स हैं उनकी नौकरी गई, यहाँ के जो आर्टिसंस हैं उनकी नौकरी गई। सो ये लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते जा रहे हैं। सो खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद की कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए ही प्रमोटेड चरखा एज ए सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है। एंड मासेस भी इनको एक तरह से इनके सिंप्लिसिटी और सेल्फ रिलायंस की तरह से रिस्पेक्ट करने लगी, ठीक। इसी तरह से थोड़ा इनकी ड्रेसिंग स्टाइल भी देख लो। सो ड्रेसिंग स्टाइल में ही वोर सिंपल धोती एंड चादर, जो कि खादी का बना था, ठीक है। मतलब ये एक तरह से उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रूफ था कि वो लोगों से कनेक्ट करने के लिए, जिससे आम लोग भी उनको अपनी तरह समझे, इसके लिए उन्होंने ये चीज़ें की थी, ठीक है। अब इनके बारे में बहुत से रूमर्स भी फैले हुए थे कि जब बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना चाहा गांधी जी को तो उनकी फसलें ख़राब हो गई, है ना, और इस तरह की अफवाहें वगैरह बहुत चलती थी, रूमर्स बहुत चलते थे, ठीक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो अब गांधी जी जब कांग्रेस में आते हैं
गांधी जब कांग्रेस में आते हैं तो हमें मालूम है कांग्रेस एक बार स्प्लिट हो चुकी है। इन 1907 देयर वाज अ सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट होता है, ठीक। तो अब धीरे धीरे गांधी जी वापस से आते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस वापस से धीरे धीरे क्योंकि जब भी स्प्लिट होता है तो पॉपुलैरिटी थोड़ा गिर जाती है। तो वापस से गांधी जी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, सो इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ा सा वापस उठेगी। कांग्रेस की पॉपुलैरिटी वापस उठती है ना। नए नए प्रजामंडल्स वगैरह स्टैब्लिश किए जाते हैं हर जगह पे, जिससे नेशनलिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इनकरेज किया जाए। हर जगह पे बात होती है कि नेशनल मैसेज पहुंचाया जाए थ्रू देयर मदर टंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है प्रोवोक करने के लिए ऑडियंसेस को या फिर मासेस को, ठीक। एंड इसी के साथ साथ जैसे ही गांधी ज्वाइन करते हैं कांग्रेस को तो एक और फिनोमिना देखने को मिलता है विच इज़ द गांधीयन नेशनलिज्म। गांधीयन नेशनलिज्म जिसमें ये देखने को मिलता है कि बहुत से यंग लीडर्स का राइज हो रहा है इन कांग्रेस, ठीक है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू एट्सेट्रा, ठीक। अब इसी में क्योंकि गांधी वॉज अ प्रो पुअर और उन्हीं की तरह ड्रेस्ड भी रहते थे बिकॉज ज़्यादातर 90-95% कंट्री इज़ पुअर, बट फिर भी जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो गांधी के फेवर में थे। क्यों? क्योंकि बहुत से इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के कारण लॉस होता था, ठीक है। तो जीडी बिरला वगैरह हो गए, ये सब भी गांधी के बहुत गांधी या फिर कांग्रेस के एक अच्छे सपोर्टर हुआ करते थे, या तो ओपनली सपोर्ट करते थे या सीक्रेटली सपोर्ट करते थे, ठीक है। नाउ अब हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है 1922 में। ये चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद इसको कॉल ऑफ कर दिया जाता है। तो लोग सब अपने घर में चले गए, तो किसी को मतलब ब्रिटिशर्स की पुलिस को या फिर आर्मी को कोई मिला नहीं कि इसको पकड़ के अंदर रखे। तो ये लोग सीधे गांधी को उठा के जेल में डाल देते हैं, ठीक है। सो गांधी वॉज जेल्ड। देन इनको 1924 में वापस से रिलीज़ किया जाता है। सो रिलीज़ करने के बाद इनको एक चीज़ समझ में आई कि जो पुराना अपना मूवमेंट था, मतलब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके फेल होने की वजह थी द चौरी चौरा इंसिडेंट। मतलब कि लोग अभी उतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं हैं कि ये पीसफुल मूवमेंट कैसे करना है, जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं। सो ये 1924 के बाद से गांधी मोर ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर बन गए थे। वो लोगों को तैयार कर रहे थे अगले मास प्रोटेस्ट के लिए, ठीक। गांव गांव घूम रहे थे और कास्ट एंड क्रीड वगैरह जो छुआछूत भेदभाव होता था उसको डिस्करेज कर रहे थे, है ना। और इन्होंने दलित को हरिजन नाम भी दिया, तो ये सब चीज़ें कर रहे थे। देन 1928 में गांधी जी वापस पॉलिटिक्स में आने का सोचते हैं, ठीक है। एंड इसी टाइम पे दो चीज़ें हो रही हैं। इसी टाइम पे एक बारडोली सत्याग्रह होता है जिससे एक नए लीडर इमर्ज होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड ये मूवमेंट हो रहा था गुजरात में, ठीक। एंड इसी टाइम पे साइमन कमीशन इंडिया आया हुआ होता है। सो इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, एंटी साइमन प्रोटेस्ट। एंड गांधी ने इनको एक तरह से स्पिरिचुअल हेड बन गए थे इन दोनों मूवमेंट्स के। वो ऐसे मतलब उनकी एक्टिवली प्रेजेंस या फिर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इन दोनों मूवमेंट्स में, बट उनका सपोर्ट था, ठीक है। मतलब बैक स्टेज पे सपोर्ट था उनका। अब आगे चल के क्या होता है, 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है।
लाहौर सेशन, जिसमें दो चीज़ें होती हैं खास। पहला कि अब जो कांग्रेस की लीडरशिप है अभी तक जनरली वो पुराने लोगों के पास रहती थी, यंगस्टर्स या फिर यूथ के पास नहीं रहती थी। बट अब एक नया प्रेसिडेंट बना कांग्रेस का, यूथ प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू। ठीक एंड दूसरी चीज़ ये होती है, प्रेसिडेंट बनते ही ये डिक्लेयर करते हैं कि अगले साल के 26 ऑफ जनवरी को इन 1930 हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। एंड जवाहरलाल नेहरू के आते ही डिक्लेरेशन की गई थी डैट वी वांट पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कोई ऑटोनॉमी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, वी वांट पूर्ण स्वराज। ठीक, एंड देन बहुत सेलिब्रेशंस भी हुए 26 जनवरी को आगे चल के। इसीलिए फिर इसी दिन पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने इन्फोर्स किया था, है ना। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। ठीक, ये सब चीज़ें होने लगी यहाँ पे ना। अब आगे चल के अब गांधी को एक और मूवमेंट करना था, एंड वापस से नेशनल लेवल मूवमेंट के लिए, फॉर अ नेशनल लेवल मूवमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम भी तो चाहिए जिससे पूरा नेशन एक साथ आ जाए। नेशनल लेवल की प्रॉब्लम भी चाहिए। सो वो प्रॉब्लम गांधी ने उठाई, सॉल्ट लॉ। ठीक है, सॉल्ट पे बहुत एक्सेसिव टैक्सेस लगाए जाते थे। इंडियंस को सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं किया जाने मतलब प्रोड्यूस करने नहीं दिया जाता था। एंड जो एक्स्ट्रा सॉल्ट बच भी जाए उसको भी कम दामों में ना बेच के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। सो गांधी ने इस प्रॉब्लम को उठाया, एंड एक तरह से यहाँ पे जो टैक्स लगता था वो था अप्रॉक्सीमेटली 1400%। ठीक, सो इसके लिए पहले उन्होंने एक तरह से वहाँ पे इरविन को एक लेटर भी लिख के दिया था कि ऐसा वापस से कुछ डिमांड्स अपनी रखी कि ये सब डिमांड से फुलफिल नहीं होंगी तो एक वापस से नेशनल लेवल मूवमेंट करने वाले हैं। बट उसको सीरियसली लिया नहीं गया। सो गांधी जी 1930 में सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट डांडी मार्च स्टार्ट करते हैं, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। वापस से पूरा देश एक साथ आ गया। एक तरफ तो सॉल्ट मार्च चल ही रही है जो कि गांधी जी लीड कर रहे हैं, उसके साथ साथ देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग जगह पे अलग सेपरेट सॉल्ट मार्चेस चलती थी। एंड इनके कानून को तोड़ा जा रहा था। सॉल्ट लॉज की इंडियन प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसको तोड़ा जा रहा था बाय प्रोड्यूसिंग द सॉल्ट। एंड बहुत सारे लोगों ने साथ दिया इनका। ठीक है, अब एक तरह से मैसिव शट डाउन हो गया था कंट्री में सॉल्ट लॉ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। ठीक, एंड ऐसा माना गया था कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा पहले बिफोर रीचिंग द डांडी, या फिर वो खुद रुक जाएंगे। एंड लेकिन फिर हुआ क्या, धीरे धीरे इतना ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर आ गया ब्रिटेन पे कि वो लोग टोटली नॉन वायलेंट होने के बाद किसी को भी अरेस्ट कर नहीं सकते थे। ठीक है, सो ये मूवमेंट अब बहुत ज़्यादा वाइडली पॉपुलर होने लगा था। इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ द डांडी मार्च, कि गांधी एक तरह से इंटरनेशनल मीडिया के सामने आ गए, है ना। और दूसरी चीज़, 1 सेकेंड, सॉल्ट सत्याग्रह को ग्लोबल मीडिया ने कवर किया। ठीक है, दूसरा, गांधी को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली। एंड तीसरा, टाइम्स मैगजीन
जो कि इनिशियली क्रिटिसाइज़ कर रहे थे गांधी के इस मूवमेंट को, वो लास्ट में खुद जाके गांधी के रिस्पेक्ट में उनको एक सेंट एज वेल एज अ स्टेटमैन की डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इस पूरे इवेंट के बाद क्या होता है, एरा ऑफ डायलॉग स्टार्ट होता है, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स कुछ कर नहीं सकते, अरेस्ट कर नहीं सकते एंड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कंट्री में सारी शट डाउन हो गया। सो ब्रिटिशर्स अब टॉकिंग स्टेज पे आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1930 एंड इसमें कोई भी एमिनेंट लीडर नहीं प्रेजेंट था। ठीक है, जैसे कंक्लूजन कुछ निकला नहीं। देन होता है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है ऑन 5th मार्च 1931 एंड इसमें ये होता है गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस कॉल ऑफ कर लेंगे, जितने भी प्रिजनर्स वगैरह अरेस्ट हुए हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रॉमिस नहीं दिया गया था। ठीक, देन इसके बाद होती है द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड ये होती है सितंबर टू दिसंबर इन 1931 एंड इसमें कांग्रेस एक तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट करने का ट्राई करती है, बट कंप्लीट इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करने को मतलब इसको नहीं करने दिया जाता है, बिकॉज वहाँ पे मुस्लिम लीग और बहुत से प्रिंसली स्टेट्स एंड B.R. अम्बेडकर भी प्रेजेंट थे, जो कि खुद भी चाहते थे कि अपने अपने कम्युनिटी का हम रिप्रेजेंटेशन करें। तो कांग्रेस कंप्लीट इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाती है वहाँ पे एंड इसी के साथ इसका कंक्लूजन में कम्युनल अवार्ड्स निकलते हैं। कम्युनल अवार्ड्स वर ग्रांटेड एंड इसमें एक चीज़ की और भी बात होती है विच इज़ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो कि रिलीजियस लाइन पे कम्युनल लाइन से पहले भी दिया जा चुका है, बट इस बार एक कास्ट की लाइन पे दिया जा रहा था, टू द लोअर कास्ट। ठीक है, तो इसके लिए गांधी जी ने फिर प्रोटेस्ट किया 1932 में। ये आवाज़ मतलब B.R. अम्बेडकर जी ने वापस लिया एंड पूना पैक्ट साइन होता है सितंबर 1932 एंड इसमें रिजर्वेशन की बात की जाती है। ठीक, सो ये एरा ऑफ डायलॉग्स में कुछ ये सब हुआ था। देन अब इसके बाद एक अगला इवेंट स्टार्ट होता है। देखो बीच में फिर और भी चीज़ें होती हैं, लाइक 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड इसके थ्रू परमिशन मिल जाती है इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने प्रोविंसेस में इलेक्शन लड़ने की। ठीक है, तो इलेक्शन वगैरह भी कंडक्ट किए जाते हैं एंड इलेक्शन कंडक्ट करने के बाद 11 में से 8 प्रोविंसेस, 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत रही है। ठीक है, तो मैसिव सपोर्ट था कांग्रेस को। दूसरा कि वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो गया कुछ टाइम बाद आके 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है एंड इसके जस्ट पहले कुछ टाइम पहले जितने भी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने रिज़ाइन करके इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था, जिससे प्रेशर पड़े ब्रिटिशर्स के ऊपर इंडिपेंडेंस देने के लिए। ठीक है, एंड इसके लिए क्या होता है 1942 में क्रिप्स मिशन आता है इंडिया टू नेगोशिएट विद गांधी एंड कांग्रेस। ठीक है, एंड क्रिप्स मिशन को लीड कर रहे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। फिर अल्टीमेटली ये मिशन भी फेल हो जाता है एंड इसके कारण गांधी इन 1942 लॉन्च करते हैं द क्विट
इंडिया मूवमेंट। ठीक, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। फिर एक तरह से वापस से अगस्त, एक तरह, हाँ इसमें मंथ भी याद रख लेना, अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। और फिर अगेन बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है विमेन का। इसमें होता भी क्या है, क्विट इंडिया मिशन में, मूवमेंट में जो मेन लीडर्स थे लाइक गांधी, मौलाना आज़ाद, नेहरू, देवर अरेस्टेड। वो ब्रिटिशर्स ने इनको पहले अरेस्ट कर लिया था कि कुछ बड़ा ना हो, बट फिर भी ये मूवमेंट बहुत टाइम तक चलता है, 1.5 साल, कम से कम 1.5 साल लगते हैं ब्रिटिशर्स को सप्रेस करने में ये मूवमेंट को। एंड इसमें वुमेन का जो सोशलिस्ट लीडर्स हो गए लाइक जयप्रकाश नारायण, इनका बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल देखने को मिलता है। एंड ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा सीवियर था, मोस्ट सीवियर इन सतारा, महाराष्ट्र एंड मेदिनीपुर, बंगाल। ठीक, सो इसी टाइम पे जब कांग्रेस के मेन लीडर्स जेल गए, देवर इन जेल, तो इसका फ़ायदा उठा के मुस्लिम लीग ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी 1937 के इलेक्शंस हम हार गए। ठीक, क्योंकि इलेक्शंस कहाँ गया, ये इलेक्शंस 1937 में हुए थे। सो इसके कारण अब मुस्लिम लीग ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई इन रीजन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध। पंजाब एंड सिंध, ठीक है, इनकी प्रेजेंस बढ़ती है। एंड देन आफ्टर कुछ टाइम पे गांधी जी को रिलीज़ किया जाता है 1944 में। गांधी जी को अगेन रिलीज़ कर दिया जाता है। एंड फिर जिन्ना के पास जाते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो गैप है उनको ब्रिज करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ करते हैं, बट एक तरह से कुछ कंक्लूजन निकल के नहीं आता है। और इसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो चुकी है, मतलब एक तरह से एंड पे आ गई है। एंड ब्रिटिशर्स की हालत ख़राब है, ब्रिटेन की हालत ख़राब है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरफ डिसाइड कर लिया है कि हम अब इंडिपेंडेंस देने वाले इंडिया को, ठीक है। सो उस टाइम पे लॉर्ड वेवल थे, जो फिर लॉर्ड वेवल मतलब वाइस रॉय थे इंडिया के, और उन्होंने सीरीज़ ऑफ टॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, बट कोई ऐसा कुछ निष्कर्ष निकलता नहीं है उसका। एंड फिर प्रपोजल एक मतलब लॉर्ड वेवल और कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में। वो लोग प्रपोजल रख के एक तरह से वापस से दोनों के बीच में डायलॉग्स वगैरह करवाते हैं। 3 टियर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर वगैरह प्रपोज किया जाता है कि इसमें ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाएगा, हर एक चीज़ें होती हैं। बट आगे चल के डिसएग्रीमेंट के कारण 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान वो ऑल्सो फेल्ड। एंड इससे परेशान होकर जैसे 1942 में क्रिप्स मिशन से परेशान होकर गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, वैसे इससे परेशान होकर इसके भी फेलियर के कारण 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने अनाउंस किया द डायरेक्ट एक्शन डे कि अब हम वायलेंस के थ्रू अपनी कंट्री लेंगे, ठीक है। एंड इस पे बंगाल वगैरह के रीजन पे बहुत ज़्यादा कह सकते हो वायलेंस हुई थी। इसमें कम्युनल हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ चुके थे, इसलिए फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है सिर्फ ये एक्सेप्ट करने की कि ठीक है, हम आपको आपका अलग देश दे देंगे, जिस पाकिस्तान, ठीक। अब 1947 को 15 अगस्त इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। एंड इंडिया मतलब ये, उस टाइम पे इंडिया मतलब ये, बट इंडिया इंडिपेंडेंस के साथ इंडिया डिवाइड भी हो चुका है। एक मिनट, हाँ। एंड ये दोनों प्रोविंसेस हट चुके हैं यहाँ से, बट किसी को मालूम नहीं कि पाकिस्तान कितना है एंड बांग्लादेश की टेरिटरी कितनी है ना, क्योंकि मिडनाइट इंडिपेंडेंस मिली है। सो अगले दिन जब इंडिपेंडेंस तो मिली इंडिया को, बट लोगों को मालूम नहीं था जो जनरली बॉर्डर एरियाज पे थे कि हम इंडिया में रह रहे हैं कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है। अब ये डिवीज़न हो गया। डिवीज़न होने के बाद वापस से क्या हुआ, राइट से स्टार्ट हुए कि अब मुसलमानों ने अपने देश में आ गए तो अपने देश में जाएं।
एंड बहुत जगह पर जैसे बांग्लादेश जो आज का है एंड पाकिस्तान, वहाँ पे जो हिंदूज थे उनको मार के भगाया जा रहा था इंडिया में, एंड इंडिया में जो मुसलमान थे उनको मार के भगाया जा रहा था कह सकते हो पाकिस्तान में। एंड इंडियन लीडर्स ने ट्राई भी किया कि एक तरह से वापस से पीस इस्टेब्लिश की जाए, एंड गांधी जी ने इसके लिए बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा सत्याग्रह वगैरह भी किए, वेस्ट बंगाल में सत्याग्रह वगैरह किए, जिससे पीस वापस से रिस्टोर होती है। ठीक है, देन धीरे धीरे होता क्या है, वो दिल्ली में भी आते हैं, दिल्ली में भी वापस से पीस रिस्टोर वगैरह करवाते हैं। देन इन 1948 अब था क्या, ऐसा टाइम आ गया कि ना हिंदूज गांधी जी से खुश हैं ना मुस्लिम्स हैं। ये सोच रहे हैं कि हमारे देश के दो टुकड़े हो गए, यानी सोच रहे हैं हमारी जो आज हालत है वो गांधी के कारण है। सो 1948 में 30 जनवरी को एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने, नाथूराम गोडसे ने, गांधी जी को मतलब शॉट करके उनकी इंस्टेंट डेथ कर दी। ठीक, तो यहाँ पे गांधी जी 1 सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे गांधी जी के लास्ट डेज थे, वो भी ख़त्म हो गए। ठीक, अब जो हमने इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ी गांधी जी के बारे में, सो व्हाट वर द मेजर सोर्सेस टू स्टडी अबाउट गांधी। तो सोर्सेज बहुत से थे, लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, जो पब्लिक स्पीचेस होते थे, प्राइवेट लेटर्स होते थे ऑफ हरिजन एंड बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स करके एक एक बुक है जिसमें जितने भी ओल्ड लेटर्स थे बिटवीन द लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, गांधी, उनके बीच के वो पब्लिश्ड है। ऑटोबायोग्राफीज़ बहुत से लीडर्स की, गांधी जी ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। देन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर जो इनके पूरे हिस्टोरिकल इवेंट्स, मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे थे, उन सब चीज़ों से हमें इनके बारे में पता लगता है। ठीक है, सो दिस वाज अवर चैप्टर। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।